हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रही हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। बट आज से हम जो है कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही हमारी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम अपलोड हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पर दो टर्म दी गई है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इन दोनों टर्म से ही आप वाकिफ है, भली भांति आप लोगों ने इन्हें सुना होगा, आपकी डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा ये सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट तो सभी को पता होगा, बट हेरिडिटी भी एक जो है हमारा मेजर कंसेप्ट रहता है। जैसे कि जो भी हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, तो वो किस वजह से है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जो यानी कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग है या जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी तरह देखने में है, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। हम मोस्टली क्या कहते हैं, जैसे आपने जब भी हम किसी स्पीशीज की बात करते हैं, अगर हमने कैट की बात की तो जो कैट का किटन होगा वो भी कैट की तरह ही देखने में होगा, है ना। जो काऊ का काफ होता है वो भी काऊ की तरह ही देखने में होता है, या जो ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही देखने में होते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है उनके अंदर है, वो कहाँ से आ रही है, वो क्यों अपने पेरेंट्स की तरह देखने में। तो ये सारे जो भी हमारे क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है, वो है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। बायोलॉजिकल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं, चाइल्ड के अंदर जा रहे हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि हेरिडिटी रेफर्स टू अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो हेरिडिटी क्या है, एक हमारे पास बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो करेक्टर्स है वो कहाँ से आते हैं। यहाँ पर आपका ये जो टर्म है ये एंसेस्टर होना था, ठीक है। एंसेस्टर यानी कि हमारी जो पूर्वज है उनसे हम तक पहुंचते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी जो एक कंसेप्ट है ये कैसा है, फिक्स्ड कंसेप्ट है ना। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रही है, यहाँ कोई डायनेमिक्स नहीं है। जैसे कि जैसे हमारे पेरेंट्स से हम लोगों को जीन्स मिलेंगे, हम वैसे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स का हाइट का जीन उसके बच्चे को मिला है, तो उसका जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी हाइट में लंबे होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो फिक्स्ड है, यानी कि जो जो हमारे जीन्स है वो हमारे पेरेंट्स से हम तक आते हैं। तो हम मोस्टली क्या कहते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से कि 23 हमारे फादर से के कंट्रीब्यूशन होता है और 23 हमारी मदर का कंट्रीब्यूशन होता है। और ये इनहेरिटेंस पे डिपेंड, इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि इनहेरिट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं ये किसमें, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है, ये जो है हमारे पेरेंट्स से हम तक आते हैं, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। और जीन्स के हेरिडिटी के बिना हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा, अगर हम अपने बर्थ की ही बात करें तो सभी को पता है कि बर्थ क्या है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले स्पर्म जो होता है, स्पर्म और ओवा जो हमारा होता है, स्पर्म प्लस ओवा, तो ये कहाँ से आती है, जो स्पर्म है वो मेल से आता है, जो ओवा है वो फीमेल से आता है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद ही क्या होता है, उसमें बहुत सारे क्लीवेज, मॉरूला, ब्लास्टूला, इस तरह की बहुत सारी स्टेजेस आती है, और उसके बाद जाकर क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल है वो बनता है। तो जो मेल है, मेल से भी आपके पास कितने क्रोमोसोम आएंगे, 23, और जो फीमेल है उनसे भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। तो हर एक क्रोमोसोम का अपना एक जो है काम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी क्रोमोसोम की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो किसी की हाइट है, बच्चे की हाइट लंबी है, तो वो किसके वजह से, मान लो क्रोमोसोम नंबर जो 13 है वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्रोमोसोम नंबर 13 मदर से भी आएगा, फादर से भी आएगा, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी हाइट के लिए। तो वो हाइट हमारा खुद का नहीं है, ठीक है। हाइट कहाँ से आ रही है, हमारे पेरेंट्स से आ रही है, यानी कि उनके जो जीन्स हमारे अंदर है वहां से आ रही है। हमारा फेस कलर, हमारा हेयर कलर, यानी कि हमारा पूरा जितना भी हमारा आउटर लुक है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पेरेंट्स से ही हमारे तक पहुंच रहा है। तो ये पूरा कंसेप्ट ही आपका क्या होता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। तो आई थिंक आपको हेरिडिटी का पूरा जो कंसेप्ट है वो यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम मोस्टली जब भी हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो ये भी आपने कंसेप्ट सुना होगा ना कि मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास कौन से होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते
कहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 23 इक्वल टू 46। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल हमारे पास होते हैं 46। तो 46 में से हमारे कितने क्रोमोसोम हैं? 22 जो हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारे ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम यानी कि जिससे हमारी हाइट, फेस कलर, ये सारी चीजें डिसाइड होती है। और उसके बाद जो हमारा एक हमारा वन पेयर जो होता है हमारा, वो पेयर किस पे डिपेंड करता है? वो पेयर हमारा डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम पे, कि हम मेल है या फीमेल है, उसी पे ही डिपेंड करेगा। बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे? हमारे ऑटोसोम होंगे 23 में से। ठीक है, टोटल हमारे कितने हैं? 46। 46 को हम 23 पेयर के रूप में डिनोट करते हैं, जिसमें से कि 22 जो है हमारे 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम है, और एक पेयर क्या है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से ही निर्धारित होता है कि जो बच्चा होगा वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ठीक है, तो उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ट्विंस का। ट्विंस आपने नॉर्मल टर्म में देखा होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं? सिमिलर देखने में होते हैं। तो ट्विंस भी हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के ट्विंस होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट को हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइज ऑफ वन ova बाय वन स्पर्म प्रोड्यूस ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो नॉर्मली हमने क्या कहा था कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ही हमारा ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? जहां पर आपके पास एक ओवा है, ये मान लो एक ओवा है, ये स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होने के बाद ये क्या होने लगा? 2 अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो होने लगा, या अलग अलग जो है वो ग्रो होने लगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इनके पास क्या होती है? ये कैरी करते हैं सेम जीन को, इनके पास एक ही जीन होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है? एक ही ओवा से बनकर, मतलब एक ही ओवा के स्प्लिट होने से बने हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है? जो ओवरी है वो नॉर्मली ह्यूमन फीमेल में क्या करते हैं? जब भी कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे क्या होता है? जो एक ओवा है वही एक ही ओवम है वो मैच्योर होता है। बट कई बार क्या हो जाता है? या 2 से ज्यादा जो ओवा है वो हमारे एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। और इसी तरह जब वो दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो 2 डिफरेंट स्पर्म है वो दोनों स्पर्म जाकर क्या करेंगे? उन ओवा के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन उन दोनों ओवा में हो जाती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, या इसको ही हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 डिफरेंट जाइगोट है ना। यहाँ ऊपर तो हमारा सिंपल एक जाइगोट था, तो यहाँ क्या है? यहाँ हमारी नॉर्मल अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी में क्या होते हैं? ये मान लो ये हमारी ओवरी है, तो ओवरी में क्या है? दोनों एक टाइम पे हमारा ये वाला ओवा भी और ये वाला ओवा भी, दोनों ओवा जो है हमारे क्या हो गए हैं? हमारे इसमें जो है साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि एक स्पर्म ने इसके साथ बाइंड करके फर्टिलाइजेशन की और एक स्पर्म ने इसके साथ। और इस टाइम पे क्या हुआ? यहाँ पर 2 डिफरेंट स्पर्म है और 2 डिफरेंट ओवा है, इसलिए इसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और ऊपर वाले में क्या था कि सिंपल एक ही ओवा था, वो ओवा जो है वो बीच से टूट गया, और उसके टूटने से ही 2 डिफरेंट जो इंडिविजुअल है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो जो नीचे वाला हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस है, यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट जाइगोट हो गए, डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे उनके पास। ठीक है, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के लॉज कौन कौन से होते हैं? अगर हम हेरिडिटी के थ्योरी की बात करें तो इसमें बहुत सारा जो है कंट्रीब्यूशन हमारा, मोस्टली हम मेंडल को इसका वो श्रेय देते हैं कि जो मेंडल है उन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले जो जीन्स है उनको फैक्टर का नाम दिया था, और उसी के बेस पर जो हमारी जेनेटिक्स है वो आगे बढ़ती है। बट नॉर्मली हमने यहाँ पर बायोलॉजी के लेवल पर नहीं जाना है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के पर्पज से पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा, यानी कि एक जैसे से आप क्या समझते हैं? एक जैसे से क्या समझना है यहाँ पर आपने कि जो बच्चे होंगे वो किसकी तरह होंगे? अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। कई बच्चों का आपने देखा होगा जो फेस है वो अपनी मदर से मैच करता है या अपने फादर से मैच करता है, तो वो क्या है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट। अब पूरी तरह से जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर हो सकता है उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के कैरेक्टर आ जाए, तो इस
वजह से भी उसमें क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है, या उसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से उसका कुछ अलग जो है वो कैरेक्टर आपको नजर आए, तो वो भी क्या हो सकता है आपका लॉ ऑफ वेरिएशन। अब लॉ ऑफ रेग्रेशन, रेग्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि 100% जो है हमारा ट्रांसफर हो रही है जीन, कुछ है कि जो हमारे जीन है वो ट्रांसफर हो रही है, बच्चों में दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी के अगर फादर टॉल है तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी आगे जाके उतना ही लंबा हो, वो उससे थोड़ा कम लंबा भी हो सकता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेग्रेशंस है। तो आई थिंक ये तीनों लॉ आपको यहाँ से समझ आ गए होंगे, वैसे इजी कंसेप्ट है ये आपका। नेक्स्ट हमारा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को हम क्या कहते हैं, नर्चर भी हम कहते हैं, और इससे पहले जो हमारा हेरिडिटी है उसको हम नेचर भी कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको पूछ सकते हैं, नर्चर और नेचर, ठीक है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है। तो अगर हम नर्चर की बात करें या एनवायरमेंट की बात करें, तो एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। अब जीन के अलावा जो भी बाकी सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी को या हमारे जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करती है, वो सारा क्या है, हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा। तो ये किसकी एक स्टेटमेंट है, ये तो बोरिंग ने ये जो है डेफिनेशन दी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एनवायरमेंट हमारा सब कुछ है, किसको छोड़कर, हमारे जीन्स को छोड़कर, ठीक है। तो एनवायरमेंट क्या है, एक डायनामिक कंसेप्ट है, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरमेंट के चेंज होने से हमारे अंदर भी जो चेंजेस है वो आते रहते हैं। ऑल आउटसाइड फैक्टर, इसके अंदर सारे के सारे हमारे ऑल आउटसाइड फैक्टर आ सकते हैं, हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती है ना। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो गए, हमारे एथिक्स होगी, हमारी मॉरल वैल्यूज होगी, है ना। जो एक्सटर्नल है उसके अंदर क्या हो गया, हमारे फिजिकली जो भी चीजें हैं जो हम बाहर से देख रहे हैं वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि हमारी सराउंडिंग कैसी है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है, हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा स्कूल कैसा है, हमारे क्लासमेट्स कैसे है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है आपके एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। विलेज, सिटी, जितना भी आपका सारी चीजें जो इसके अलावा बच जाती है। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं किसकी, एनवायरमेंट, जब भी हम बात करेंगे, कभी भी हम अगर हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात करते हैं तो इन दोनों में हमेशा ही ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिबेट रहता है, कि कई लोगों का मानना है कि एनवायरमेंट जो है वो हमें हमारी जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करता है, तो कई लोगों का मानना है कि जो हमारे जीन्स है वही सब कुछ है, एनवायरमेंट का कोई रोल भी नहीं है। तो जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये किसका जॉइंट प्रोडक्ट है, ये हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। ये यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक नंबर के लिए, तो इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। तो एक जो डेफिनेशन है वुडवर्थ की, उनके अकॉर्डिंग क्या है, बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो वुडवर्थ का क्या मानना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वो दोनों ही क्या है, इसेंशियली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी बच्चे की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको यहाँ से याद रखनी है। जब आप नोटबुक में कहीं पे इस चीज को नोट कर रहे हो तो साथ साथ में आप उसकी पॉइंट्स को नोट कर लिया करो, जो मैं आपको एक्स्ट्रा में कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा जो ये कंसेप्ट है एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी का वो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।